नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके ही चैनल नीट फ्रिक्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फ्रिक्शन के दो काफी ज्यादा क्रिटिकल टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं, जिनका नाम है एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोर्स। तो चलिए पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। पहले टॉपिक का नाम है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। इस एंगल ऑफ फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं हम लैम्डा साइन के साथ। ठीक है, इसको समझते हैं। हमने ले लिया एक सरफेस, इसके ऊपर हम लोग रख रहे हैं एक ब्लॉक। ठीक है, अब फोर्सेस देखते हैं इस ब्लॉक पे। एक तो आप लोगों को पता है नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस पे परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, लगा देते हैं फटाफट नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, दूसरा फोर्स क्या लगेगा अगर हम इसे यहां से पुश करने की कोशिश करते हैं। अगर इस पे थोड़ा सा भी फोर्स लगाया जाए यहां पे यहां से, तो इसमें जनरेट होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हम लोग उसे भी यहां शो करेंगे। लेट्स से ये जो ब्लॉक है ये ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग है, तो हम लोग यहां शो करेंगे एफएस मैक्स, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन। हम लोगों ने एफएस मैक्स के बारे में पढ़ा हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, इसका फॉर्मूला भी देखा हुआ है, विच इज म्यू एस एन। ठीक है, अगर आप इन दोनों फोर्सेस को देखें, विच इज लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, इन दोनों का रिजल्टेंट लेट्स से यहां आ रहा है, और हम इन दोनों के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेंगे विथ आर। इन दोनों के रिजल्टेंट को कहते हैं टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स। और ये जो टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, जिसे हमने आर से रिप्रेजेंट किया है, ये नॉर्मल रिएक्शन के साथ एक एंगल बनाता है विच इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और हम उसे किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? विथ लैम्डा। राइट दोस्तों, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में पाइथागोरस थ्योरम जब पढ़ा होगा, तब वहां पे आप लोगों ने देखा होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इन सभी को आप लोग रिलेट करते होंगे एक ट्रायंगल के साइड से। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली आप लोगों ने टैन थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन बेस कुछ इस तरह से याद किया होगा। राइट, बस वही चीज हम लोग यहां पे अप्लाई करेंगे। यहां पर क्योंकि एंगल है लैम्डा, तो हम लोग लिखेंगे टैन लैम्डा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस केस में परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू एफएस मैक्स। राइट, एफएस मैक्स का फॉर्मूला हम लोग पहले से जानते हैं, म्यू एस एन। तो डायरेक्टली लिख देते हैं यहां पर म्यू एस एन। अच्छा दोस्तों, यहां पे इस एंगल के लिए बेस क्या होगा? बेस विल बी नॉर्मल रिएक्शन। राइट, क्लियरली यहां पे विजिबल है। यहां पर नॉर्मल रिएक्शन से नॉर्मल रिएक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी विल बी लेफ्ट विथ म्यू एस। राइट, तो हमें मिल गया है म्यू एस इज इक्वल टू टैन लैम्डा। इस रिलेशन को अगर स्टेटमेंट में लिखने की कोशिश करें तो हम लोग लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। राइट, ठीक है, इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं कि लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी टैन इनवर्स म्यू एस। ये भी एक रिलेशन होता है। हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, यहां पर जो टैन था उसे नीचे लेके आए हैं, तो यहां पर उसे कुछ इस तरह से लिखा गया है टैन इनवर्स म्यू एस। राइट, ठीक है दोस्तों। अच्छा, आप लोगों को पता है वेक्टर्स में आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर्स हैं और उन दोनों के रिजल्टेंट को हम लोगों को फॉर्मूले में
लिखना है, फॉर्मूले की तरह लिखना है, तो हम लोग लिखते हैं आर, रिजल्टेंट जनरली आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट। कुछ इस तरह से लिखते हैं हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट। कुछ इस तरह से हम लोगों ने वेक्टर्स में याद कर रखा है, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट ये होता है। यहां पर क्योंकि दो वेक्टर्स हैं हमारे एफ एस मैक्स और नॉर्मल रिएक्शन, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन? द एंगल इज 90 डिग्रीज। और आप लोग जानते हैं कि cos 90 की वैल्यू होती है 0, राइट? यहां पर अगर 0 डाला जाए, लेट्स से हमारा a है वो n है और जो b है वो है हमारा एफ एस मैक्स, तो हम लोग रिजल्टेंट को कुछ इस तरह से लिख लेंगे, r इज इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर कह लीजिए या फिर एफ एस मैक्स, यू कैन से एज इट इज एंड अंडर रूट। अच्छा, इसका नाम क्या बताया था मैंने आप लोगों को? टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स। अब इस टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स को थोड़ा और जानते हैं एक अच्छे एग्जांपल के साथ। दोस्तों, हमारे अगले क्वेश्चन में हम लोगों को एक सरफेस दे रखा है, सरफेस के ऊपर एक m मास का ब्लॉक पड़ा हुआ है। क्वेश्चन ये है कि इफ द ब्लॉक डज नॉट मूव देन फाइंड द रेंज ऑफ r। हम लोग यहां से इसके ऊपर एक फोर्स लगाते हैं और क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं कि अगर ये ब्लॉक मूव नहीं करता तो हम लोगों को r की रेंज बतानी है। व्हाट इज r? r इज द कॉन्टैक्ट फोर्स। हमने पिछले क्वेश्चन में हम निकाल चुके हैं, डिराइव कर चुके हैं r का फॉर्मूला भी, राइट? सबसे पहले तो इस पे फोर्सेस देख लेते हैं। एक तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस पे परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नीचे की तरफ इस पे लगेगा इट्स वेट फोर्स विच इज mg, राइट? हम लोगों से पूछ रहे हैं कि फाइंड द रेंज ऑफ r। अच्छा, आप लोग देखिए जो f है उसकी रेंज क्या होगी? जो फोर्स है, मैक्सिमम फोर्स कितना लगाया जा सकता है जब तक ये मूव ना हो? मेरे हिसाब से तो वो एफ एस मैक्स के बराबर होना चाहिए मैक्सिमम फोर्स, ठीक है? ये हम लोगों को पता चल गया कि मैक्सिमम फोर्स शुड बी इक्वल टू एफ एस मैक्स। मिनिमम फोर्स कितना होना चाहिए? फोर्स लगाए ही ना तब भी वो अपनी जगह पर ही रहेगा, इट विल नॉट मूव, तो 0, मिनिमम विल बी 0, ठीक है? तो या तो हमारा फोर्स एफ एस मैक्स से कम हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है, या फिर हमारा फोर्स 0 से ज्यादा हो सकता है या फिर उसके बराबर हो सकता है, राइट? एंड द सेम होल्ड्स ट्रू फॉर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के लिए भी यही है। फ्रिक्शन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफ आर से। फ्रिक्शन भी हमारा या तो एफ एस मैक्स से कम होगा या उसके बराबर होगा, और 0 से या तो ज्यादा होगा या उसके बराबर होगा, ठीक है? पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देख चुके हैं कि जो नॉर्मल रिएक्शन था, नॉर्मल रिएक्शन का स्क्वायर प्लस एफ एस मैक्स का स्क्वायर, या फिर यू कह लीजिए फ्रिक्शन का स्क्वायर, फ्रिक्शन का स्क्वायर का अंडर रूट हम लोगों ने डिराइव किया था क्या? टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स। टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स विच इज r। ये हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिराइव कर चुके हैं, ठीक है? ठीक है, अब हम लोगों को पूछ रहा है क्वेश्चन की इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए और मिनिमम वैल्यू बताइए। रेंज इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। सबसे पहले मिनिमम पे ध्यान देते हैं। क्या मिनिमम में इसके नॉर्मल रिएक्शन पे किसी तरह का कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि मास तो इसका कांस्टेंट रहेगा और g वो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? तो मिनिमम फोर्स, मिनिमम टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स क्या हो जाएगा? मिनिमम तब होगा जब हमारा फ्रिक्शन 0 होगा। जब फ्रिक्शन 0 होगा तब मिनिमम कॉन्टैक्ट फोर्स हम लोगों को मिल जाएगा, तो n स्क्वायर प्लस 0 n की वैल्यू यहां से हम लोगों को मिलती है mg के बराबर। कैसे कह सकते हैं हम लोग? n नॉर्मल रिएक्शन हमारा mg के बराबर है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में किसी तरह का मूवमेंट नहीं है, किसी तरह का एक्सेलरेशन नहीं है, तो वी कैन इजीली से दैट नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू mg, राइट?
यहां पर mg स्क्वायर अंडर रूट विच इज mg इटसेल्फ, मिनिमम तो आ चुका है mg। अब r मैक्सिमम पर चलते हैं। व्हाट विल बी r मैक्सिमम? r मैक्स क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा जब हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स मैक्सिमम पर चला जाएगा, लेकिन हमारे फ्रिक्शन में चेंज आ जाएगा। फ्रिक्शन विल बी लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब हमारा ब्लॉक ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग होगा, जब मूव करने वाला ही होगा, तब उस पर फ्रिक्शन लग रहा होगा एफ एस मैक्स विच इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो डाल देते हैं फटाफट एन स्क्वायर प्लस एफ एस मैक्स स्क्वायर अंडर रूट। एन स्क्वायर हम लोगों को पता है क्या है, एम जी स्क्वायर प्लस एफ एस मैक्स। अच्छा, एफ एस मैक्स का फॉर्मूला आप लोग सब जानते हैं, म्यू एस एन, where mu s is the coefficient of static friction and n is normal reaction, इसका स्क्वायर। यहां पर भी अगर n की जगह हम लोग mg डालें, क्योंकि n इज इक्वल टू mg, n की जगह हम लोग mg प्लेस कर देते हैं डायरेक्टली, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि mg स्क्वायर जो है वो कॉमन आ रहा है, अगर mg स्क्वायर को बाहर निकाला जाए, अंडर रूट के mg स्क्वायर को बाहर निकाला जाए, तो क्या हो जाएगा वो mg। तो लेट्स राइट इट एज mg अंडर रूट, कॉमन निकाला तो 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर, ये हमारा आ गया r मैक्स, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, मैक्सिमम भी निकाल लिया हम लोगों ने कॉन्टैक्ट फोर्स और मिनिमम भी निकाल लिया। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे पास एक मेटल चेन दे रखी है जो एक सरफेस पे पड़ी हुई है। इस सरफेस की एक खास बात है, इसके सेंटर पे एक पॉइंट है P। इस P के लेफ्ट हैंड साइड पर एक टोटली स्मूथ सरफेस है, कंप्लीटली स्मूथ सरफेस है, यानी कि यहां पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, बट ऑन द राइट हैंड साइड एक रफ सरफेस मिलता है हमें जहां पर कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट 0, राइट। हमें इस क्वेश्चन में एनालाइज करना है कि जैसे हम लोग इस चेन के इस जगह पर फोर्स लगाएंगे और इसे यहां पर घसीटने की कोशिश करेंगे, क्या चेंज आएगा फ्रिक्शन में, वो बढ़ेगा, कम होगा, कांस्टेंट रहेगा। दीज थिंग्स वी विल हैव टू एनालाइज। ये क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देखिए, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि यार फ्रिक्शन कौन सा लगेगा। पहली बात तो ये इसको घसीट रहे हैं, मतलब यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन का केस नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन तब तक लगता है जब तक हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहता है, या फिर यूं कह लीजिए रेस्ट कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब हम चल रहे होते हैं तब भी हमारे ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन ही लग रहा होता है। द मोर टेक्निकली करेक्ट वर्ड इज जब दो सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर घिस रहे होते हैं। When two surfaces are sliding over each other or slipping, there is a relative slipping between two surfaces, तब आता है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और स्टैटिक फ्रिक्शन तो नहीं आएगा क्योंकि यहां पे रिलेटिव स्लिपिंग है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये काइनेटिक फ्रिक्शन का केस है। अब हम लोग देखेंगे कि ये बढ़ेगा, कम होगा, कैसा क्या रहेगा इसका बिहेवियर। तो जैसे हम लोग इस चेन को यहां पर पुश करने की कोशिश करेंगे, इस एरिया में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अच्छा, अगर हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे, हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों को इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला काइनेटिक फ्रिक्शन का? सिंपली म्यू के इज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड एन इज नॉर्मल रिएक्शन। और इस केस में एन किसके बराबर हो जाएगा? mg के बराबर। मतलब जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे इस सरफेस पे ज्यादा मास आता जाएगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज होता जाएगा। एंड सिमिलरली इन द सेम फैशन हमारा जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो भी बढ़ता जाएगा। सही है, तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे Fk की वैल्यू पहले तो बढ़ेगी, Fk फर्स्ट इंक्रीजेस। ठीक है, यहां तो एग्री कर रहे हैं सब लोग। Fk की वैल्यू पहले तो बढ़ेगी, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मेरे हिसाब से Fk की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब ये सारी की सारी चेन, ये पूरी की पूरी चेन इस P को क्रॉस कर जाएगी, हमारे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बढ़ना बंद हो जाएगी, हमारा मास कांस्टेंट हो जाएगा।
और उसी के साथ साथ हमारा नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू अपनी बढ़ेगी, वो कांस्टेंट रहेगी, जो एफ के की वैल्यू को भी कांस्टेंट कर देगा। एंड देन एफ के बिकम्स कांस्टेंट। एंड as does our normal reaction। जैसे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कांस्टेंट होगी, हमारे एफ के की भी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। ये बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन है, नीट में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये सिर्फ थॉट प्रोसेस पे बेस्ड है आपकी। अब हम हमारे अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। ये टॉपिक आज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और शायद इस पूरे फ्रिक्शन चैप्टर का ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज इसका नाम है। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा के साथ विद द सिंबल अल्फा। अगर इसे समझने के लिए इसकी डेफिनेशन पर ध्यान दिया जाए तो इसकी डेफिनेशन कहती है कि द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन एट विच द बॉडी प्लेस्ड ऑन इट स्टार्ट स्लाइडिंग इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। यानी कि इंक्लाइंड प्लेन का वो एंगल, वो सबसे छोटा एंगल जब उस पर पड़ी हुई कोई बॉडी, उस पर पड़ा हुआ कोई ब्लॉक स्लिपिंग, रिलेटिव स्लिपिंग या फिर स्लाइडिंग शुरू कर देता है, उसे हम लोग कह देते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, इसे समझने के लिए हम लोग एक इंक्लाइंड प्लेन बनाते हैं। इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल रखते हैं अल्फा, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, इस पर एक ब्लॉक रखते हैं। लेट्स से इसका मास है स्मॉल m। अब इस पर फोर्सेस देखते हैं। एक तो दोस्तों इस पर नीचे की तरफ अर्थ फोर्स लगाएगी mg, ये आप लोग जानते हैं। अच्छा, ये mg जो है ये यहां पर क्यों नहीं आया और बिल्कुल ठीक नीचे ऐसा क्यों आया? क्योंकि दोस्तों अर्थ यहां पर है, अगर हम इसे ग्राउंड मानते हैं तो अर्थ यहां पर है और अर्थ हमेशा हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर पर अट्रैक्ट करती है, सेंटर की तरफ खींचती है। तो इसीलिए हम लोगों ने इस डायरेक्शन में वर्टिकली डाउनवर्ड्स हम लोगों ने बनाया है mg। ठीक है, आप सिंपली एंगल्स देखते हैं दोस्तों। अगर ये वाला एंगल अल्फा है और जैसे कि दिखाई दे रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि ये वाला एंगल है 90 डिग्री का। दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। और आप लोगों को पता है कि एक ट्रायंगल के अंदर के सारे एंगल्स, अंदर के तीनों एंगल्स का सम किया जाए तो वो होता है 180 डिग्रीज। तो ये वाला एंगल ये आ जाएगा 180 माइनस 90 माइनस अल्फा। ठीक है, विच इज 90 माइनस अल्फा। और अगर हम लोग इस इंक्लाइंड प्लेन पे एक परपेंडिकुलर बनाते हैं तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल पूरा 90 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल हमने अभी भी प्रूव किया है, ये वाला जो एंगल है ये हमने अभी भी प्रूव किया है 90 माइनस अल्फा। अगर ये 90 माइनस अल्फा है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री से, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? दिस एंगल विल बी अल्फा। अगर ये वाला एंगल है 90 माइनस अल्फा, ये पूरा एंगल है 90 डिग्री, तो ये वाला जो एंगल है वो हो जाएगा अल्फा। ये समझ आया आप लोगों को? ठीक है, राइट। अच्छा, यहां पर mg के दो कंपोनेंट्स आएंगे। mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, तो mg का एक कंपोनेंट यहां पर आएगा। कौन सा कंपोनेंट होगा वो? mg cos अल्फा। mg का एंगल के साथ बनता हुआ कंपोनेंट आएगा mg cos अल्फा। और यहां पर डाउन द इंक्लाइन mg का कौन सा कंपोनेंट आएगा? mg sin अल्फा। ठीक है। अच्छा, पीछे की तरफ इस ब्लॉक को फिसलने से कौन रोकेगा, कौन रोकना चाहेगा? इस इंक्लाइन प्लेन पर फ्रिक्शन इन्वॉल्व है और एंगल ऑफ रिपोज बनाया हम लोगों ने, यानी कि ये वो एंगल है जब ऑब्जेक्ट स्टार्ट करना जस्ट शुरू ही कर देता है।
या फिर ये कह सकते हैं कि यार ऑब्जेक्ट इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, एक हल्का सा फर्क है। जब हम लोग कहते हैं कि ऑब्जेक्ट इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, तब हम लोग उसका एक्सेलरेशन 0 मानते हैं। हम लोग ये नहीं मानते कि वो स्लाइड हो रहा है। और जब हम लोग एंगल ऑफ रिपोज में डिफाइन कर रहे हैं, तब हम लोग कह रहे हैं कि वो वाला एंगल जब ऑब्जेक्ट जस्ट स्लाइड करना शुरू हो रहा हो, ठीक है। यानी कि एंगल ऑफ रिपोज से -0.01 ऐसा कोई एंगल पे ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होगा। तो हम लोगों ने अल्फा लिख लिया, राइट। मतलब अल्फा पे हम लोग मान सकते हैं कि ये स्टेशनरी होगा। तो अगर स्टेशनरी होगा, ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग होगा, तो इसके पीछे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा होगा? इस पर पीछे की तरफ लग रहा होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, विच इज एफ एस मैक्स, एज वी ऑल नो बाय नाउ दैट एफ एस मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस एन। ये हम लोगों को पता है, ठीक है। हम लोग यहां पे लिखेंगे इफ द ऑब्जेक्ट is on the verge of slipping, या कह लीजिए स्लाइडिंग, तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है। जब वो ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग होगा, इट्स एक्सेलरेशन विल बी 0, विच मीन्स कि यहां वाले फोर्सेस और यहां वाले फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तभी इस एक्सिस में किसी तरह का कोई एक्सेलरेशन नहीं आ रहा है, कोई मूवमेंट नहीं है। विच मीन्स वी कैन राइट इट एज mg sin अल्फा इज इक्वल टू fs मैक्स। लिख सकते हैं mg sin अल्फा हमारे fs मैक्स को बैलेंस कर रहा होगा, तभी ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर बना हुआ है। तो mg sin अल्फा इज इक्वल्स टू fs मैक्स। और अब तक हम लोग जानते हैं कि fs मैक्स को इक्वेट करते हैं हम लोग म्यू एस एन से। अच्छा दोस्तों, ध्यान से देख के बताइए कि इस केस में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी। नॉर्मल रिएक्शन की अगर आप इस एक्सिस पे देखें, नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ होगा, इसकी वैल्यू किस के बराबर होगी? इसकी वैल्यू बराबर हो रही है mg के कॉस कंपोनेंट के साथ, mg कॉस अल्फा के साथ, क्योंकि इस डायरेक्शन में भी किसी तरह का मूवमेंट नहीं है। सो वी कैन राइट इट एज नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू mg कॉस अल्फा। बिल्कुल ये लिख सकते हैं हम लोग, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू mg कॉस अल्फा, ठीक है। अगर इसे यहां पर लिखा जाए तो ये हो जाएगा mg sin अल्फा इज इक्वल टू म्यू एस mg cos अल्फा। यहां पर आप लोग देखें तो मास और ग्रेविटी दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे, और म्यू एस को हम लोग लिख सकते हैं साइन अल्फा और कॉस बाय कॉस अल्फा। और हम सभी को पता है कि साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इज tan अल्फा। तो ये हम लोगों ने काफी इंटरेस्टिंग रिलेशन ड्रॉ कर लिया है यहां पर कि म्यू एस की वैल्यू होती है tan अल्फा, वेयर अल्फा इज द एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग कि और अल्फा इज tan इनवर्स म्यू एस। अब हम लोग एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन करने जा रहे हैं। हम लोग थीटा की वैल्यू चेंज करेंगे, एक इंक्लाइंड प्लेन के थीटा यानी कि उसके एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की वैल्यू चेंज करेंगे और देखेंगे हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। थीटा हमने इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक रख दिया है, ठीक है, और इसका मास m है, यू ऑल नो दैट, राइट। यहां पर इसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा
अब वो फ्रिक्शन कोई सा भी हो सकता है, काइनेटिक फ्रिक्शन भी लग सकता है, स्टैटिक भी लग सकता है, लिमिटिंग भी लग सकता है, ठीक है। और यहां पर ड्राइविंग फोर्स लगेगा, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। तो हम लोग कहेंगे नाउ डिपेंडिंग अपॉन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन द फॉलोइंग केसेस में अकर। और केसेस देख रहे हैं हम लोग, क्या क्या केसेस हो सकते हैं। पहला केस देखते हैं, अगर हम लोग हमारे थीटा की वैल्यू एंगल ऑफ रिपोज से कम रखें, अगर हमारे इंक्लाइंड प्लेन के का जो एंगल है थीटा, उसकी वैल्यू हम लोग एंगल ऑफ रिपोज से कम रखते हैं, तो क्या होगा। एक तो उस वक्त आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान से सोचिए, उस वक्त कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा। उस वक्त स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा दोस्तों, क्योंकि ब्लॉक इज नॉट ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। अगर वर्ज ऑफ स्लाइडिंग होता तो कौन सा लगता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और अगर मूव कर रहा होता तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता। बट इन दिस केस द ब्लॉक विल नॉट मूव, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो अच्छा, एक्सेलरेशन जीरो होगा, इस चीज में तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए कि एक्सेलरेशन विल बी जीरो, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी जीरो। और हम लोग कह सकते हैं द ब्लॉक विल बी स्टेशनरी, स्टेशनरी मीन्स रेस्ट पे पड़ा है वो ब्लॉक। और हमारे जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी उस केस में, जिस केस में ब्लॉक मूव नहीं करेगा। यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा एफ एस, और नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, एम जी साइन थीटा, ठीक है। उस केस में लगेगा एम जी साइन थीटा। तो हम लोग लिख देंगे कि एफ एस की वैल्यू हो जाएगी किसके इक्वल, एम जी साइन थीटा, बिल्कुल सही, राइट। दूसरा केस देखते हैं, अगर हमारे अल्फा के बराबर हो जाए हमारा थीटा, उस केस में क्या होगा दोस्तों, मतलब अल्फा वाला केस ही है ये, एंगल ऑफ रिपोज पे रख दिया, सेट कर दिया हम लोगों ने हमारे इंक्लाइन प्लेन के एंगल को। उस केस में हमारा ब्लॉक विल बी ऑन दी वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। अभी हम लोगों ने पढ़ा है पिछले उसमें डिस्कशन में कि अगर एंगल ऑफ रिपोज होता है तो हमारा ब्लॉक ऑन दी वर्ज ऑफ स्लाइडिंग होता है, और एक्सेलरेशन जीरो होगा, ऑब्वियसली एक्सेलरेशन विल बी जीरो, और ब्लॉक will be on the verge of स्लाइडिंग के वर्ज पे होगा। अच्छा, उस वक्त फ्रिक्शन कौन सा लग रहा होगा, उस वक्त दोस्तों लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी एफ एस मैक्स लगेगा, क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज है तो एफ एस मैक्स लगेगा। उसकी वैल्यू कितनी होगी सोच के बताएं आप लोग, एफ एस मैक्स यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। वैसे एफ एस मैक्स की वैल्यू हम लोग जानते हैं म्यू एस एन, और इस केस में हम लोगों को नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू भी पता है, अभी हम लोगों ने पढ़ी है। इस केस में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू होगी एम जी कॉस अल्फा, यही होगी, फटाफट लगा देते हैं। तो एग्जैक्टली जो एफ एस मैक्स की वैल्यू है इस केस में वो आएगी म्यू एस एम जी कॉस अल्फा, यही आएगी, बिल्कुल यही आएगी, राइट। या फिर आप कह लीजिए थीटा, थीटा अल्फा, कुछ भी कह लीजिए, दोनों वैल्यू बराबर है इस केस में। थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में हम लोगों ने हमारे थीटा की वैल्यू बढ़ा दी है अल्फा से, मतलब ये जो ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग की कंडीशन थी अब उसको पार कर चुका है ब्लॉक। अब हमारा ब्लॉक ना तो रेस्ट पर है, अब हमारा ब्लॉक स्लिप करने लग गया है, स्लाइड करने लग गया है, रिलेटिव स्लिपिंग हो गई है दोनों सर्फेसिस के बीच में। और अगर रिलेटिव स्लिपिंग होती है दो सर्फेसिस के बीच में तो कौन सा फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाता है दोस्तों, तो आता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन क्या होगा, नॉन जीरो, एक्सेलरेशन विल बी नॉन जीरो, और फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक,
राइट, फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक। और हम लोग कह सकते हैं कि ब्लॉक विल स्लाइड डाउन, ब्लॉक स्लाइड करके नीचे आएगा, राइट। तो ये हम लोगों ने सारे केसेस देख लिए। आज के इस लेक्चर में हम लोग एंगल ऑफ रिपोज को अच्छी तरह से जान चुके हैं। हम लोगों को पता है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन को किस तरह से अप्लाई करना है, ठीक है। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं आशा करता हूं आप लोगों को मजा आया होगा इस लेक्चर में। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।